हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती मुकदमा क्या था या केशवानंदन वाद विवाद क्या था, साथ ही जो संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है ये किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो केशवानंद भारती जो थे वो केरल राज्य का एक केस है केशवानंदन भारती का, जिसमें एक तरफ केशवानंदन है और दूसरी तरफ केरल राज्य सरकार है। आप सभी को याद रखना है, एक इंट्रो के तौर पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि केशवानंदन जो थे वो केरल से संबंध रखते थे। केरल में एक मठ है, मठ, और केशवानंदन जो है वो किस धर्म को मानते थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे। और बौद्ध धर्म के होने की वजह से वो एक एडनीर नाम का मठ था। इस मठ के कौन थे? स्वामी थे या फिर आप कह सकते हो प्रमुख थे केशवानंद भारती। इनके द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में क्या की गई थी, याचिका दायर की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, 24 अप्रैल 1973 को एक निर्णायक निर्णय दिया, एक बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन दिया। और इस डिसीजन में इन्होंने ये कहा था कि संविधान की जो मूल संरचना है यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। और उन्होंने कहा कि संविधान की जो मूल संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब ये संविधान की मूल संरचना क्या है इस केस के अंदर, और हम इसको बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर अभी तक सबका आपके लिए एक इंट्रो था कि केशवानंद जो भारती थे वो किस राज्य के थे, केरल राज्य के थे। और कौन थे? तो वो एक एडनीर मठ है, कहाँ पर, केरल में स्थित है, उसके प्रमुख थे। और उन्होंने क्या किया था कि अपना एक केस याचिका दायर किया गया था। अब ये केस याचिका जो दायर की गई थी उसका निर्णय कब आया? 24 अप्रैल को। और उसी के साथ ही निर्णय के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि संविधान की जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो सरकार है वो परिवर्तन नहीं कर सकती। ये फैसला आया। अब आपको ध्यान रखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है ये विवाद कब स्टार्ट हुआ? तो 1973 में। ये निर्णय आपने देखा भी 24 अप्रैल को, कब? 24 अप्रैल 1973 को जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम एससी के नाम से डिनोट करेंगे, इन्होंने निर्णय दिया। और सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। और ये ध्यान रखना है आप सभी को, भारतीय संविधान में एक निर्णायक निर्णय इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसने मूल संविधान की जो संरचना है उसका सिद्धांत दिया था। उसके साथ साथ ये भी क्लियर किया था कि जो संसद है, आप सभी को पता है भारत में संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ संसद को ही है। संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट करने का जो राइट है वो केवल संसद के पास है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में ये डायरेक्टली क्लियर कर दिया था कि संसद जो है संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब हम जरा केशवानंदन भारती जो है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो केशवानंदन भारती जो थे वर्ष 1961 से ही केरल में एक जिला पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, कासरगोड जिला। इस जिले में एक मठ है बौद्ध धर्म का जिसका नाम है एडनीर मठ। इसके प्रमुख के रूप में यहाँ पर काम कर रहे थे। केशवानंद भारती को केरल सरकार ने क्या किया, उस समय क्या किया कि भाई उन्होंने एक नया कानून बनाया केरल सरकार ने कि जिसके पास एक लिमिट से ज्यादा संपत्ति है उसकी संपत्ति गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, जैसे गोलकनाथ ब्रदर्स केस में हुआ था। तो कानून को चुनौती देने के लिए, क्योंकि उस समय जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, और इस कानून को ही जो केरल सरकार ने भू सुधार कार्यक्रम चलाया था, इस कार्यक्रम को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है याचिका दायर की गई। और जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तो उसके अंदर संविधान की जो मूल संरचना का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आता है। ध्यान रखना है, ये संविधान की जो मूल संरचना है इसकी वजह से इसे आज भी याद किया जाता है और भविष्य में भी याद किया जाता रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। बहुत से केसेस के अंदर जब असमंजस की स्थिति आती है तो बहुत बार न्यायाधीश जो है वो इस केस को आधार बनाकर अपने निर्णय देते हैं। इसके अलावा इस मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीश को, जो एक न्यायिक पीठ खंड जो उसको हम बोलते हैं, इसका गठन किया था। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने न्यायाधीश थे इसके अंदर? तो 13 न्यायाधीश थे जो अब तक
सबसे बड़ी पीठीय खंड थी। यानी पीठीय खंड जो या खंडीय पीठ जिसे बोलते हैं, ये किसे बोलते हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय के जब न्यायाधीश अपने किसी निर्णय लेने के लिए इकट्ठा या एकत्रित होते हैं, तो वो जो निर्णय है जो लिया जाता है उन एक पूरी की पूरी जूरी के द्वारा, उसे खंडीय पीठ ही कहा जाता है। अगर हम देखें तो इस मामले के अंदर लगभग 6 महीने तक सुनवाई हुई और लगभग 68 कार्य दिवस में ये जो मामला है ये पूरा का पूरा सॉर्ट आउट हुआ। केशवानंदन भारती मुकदमा का विवाद जो है उसकी क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप सभी को, देश का संविधान जो है हमारा, किसी भी देश का संविधान या अपने देश की बात करें, उस देश के मूलभूत कानून होते हैं, इसके अंदर डायरेक्टली कानून होते हैं। उस देश की जो जितनी भी शासन व्यवस्था होती है उस रूल बुक या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलाई जाती है। इस दस्तावेज के आधार पर देश में अन्य कानून भी बनाए जाते हैं और सभी के सभी कानून लागू किए जाते हैं। तो यानी अगर हम देखें तो संविधान जो है वो संविधान क्या है, वो सुप्रीम है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ा है, संविधान संसद की शक्ति से भी बड़ा है और संविधान जो है पूरे देश में सुप्रीम है। कई देशों में संविधान में उनके कुछ खास हिस्सों में संशोधन करने के प्रावधान को सुरक्षा दी गई है। जैसा कि भारत में भी ऐसा ही हुआ जब ये बात कही मूल संरचना का जब कॉन्सेप्ट आया, जब मूल संरचना का कॉन्सेप्ट आया तो इसमें भी यही बात थी कि संविधान में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे अगर हम कल को चाहें कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको हम चेंज कर दे तो ये चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें उसको चेंज कर दे तो नहीं कर सकते। यानी उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, हम उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। ये जो विशिष्ट हिस्से हैं इन्हें संविधान की तुलना, अगर हम संविधान के अन्य भागों की तुलना में खास दर्जा दिया गया है। और ये जो जिन जिन जगहों को खास दर्जा दिया गया है इन्हीं को जो है संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का भी प्रावधान कहा गया है। भारतीय संविधान को लागू होने के साथ ही हम देखेंगे संविधान में कुछ खास प्रावधानों को जोड़ा गया था और साथ ही साथ में संसद की शक्ति को लेकर आज भी इसी बात पर बहस होती है कि भाई क्या संसद जो है उसको सबसे ज्यादा पावर है, क्या संविधान से भी ऊपर है? क्योंकि संसद ही एकमात्र ऐसी संगठन है या एक ऐसी पावर है जिसको जो कि संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में जो है परिवर्तन नहीं कर सकती। ये कौन कहता है? ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। कब कहा? तो 24 अप्रैल को जब ये फैसला आया 1973 में, तो उसमें ये बात क्लियर हुई। इसके बाद में ध्यान रखना है शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार विवाद 1951 में, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार विवाद, ये सब बहुत ही हिस्टोरिकल या फिर लैंडमार्क जुडिशरी केसेस है। इनके बारे में हम और भी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। 1965 में यह निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है। ये 1965 है, इसमें सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार है उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें क्लियर किया गया था। परंतु बाद में आगे चलकर हमने ये पाया कि जो भी सरकार होती थी वो अपने फायदे के लिए संविधान में संशोधन करती थी और इसी वजह से अपने फायदे को वो आगे रखती थी, संविधान में संशोधन जारी रखा। और यही बात है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार जो केस था 1967 का, इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें सारे निर्णयों को गलत ठहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद के पास में मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की या मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति नहीं है। 1970 के दशक में तत्कालीन आरसी कूपर बनाम भारत संघ का जो केस था, इसके अलावा माधवराव संधिया बनाम जो भारत सरकार 1970 में केस था, इसके अलावा गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद विवाद जो केस था, इन सभी निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय बदलने के उद्देश्य से संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन भी करवाए गए। जो 24वां संविधान संशोधन, 25वां, 26वां। अब जब आप इन केसेस को पढ़ोगे, जैसे गोलकनाथ ब्रदर्स केस भी इंपॉर्टेंट है, जब मैं आप लोगों को इस केस को पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसके अंदर इन 24वें अमेंडमेंट के अंदर क्या जोड़ा गया, 25वें में और 26वें में क्या जोड़ा गया था। इन सभी संशोधन में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को केशवानंदन भारती ने जो केस था, और केशवानंदन और केरल सरकार राज्य के बीच में केस था, आप सभी को पता है, उसमें चुनौती मिली। और अगर हम देखें एडनीर मठ के जो प्रमुख थे स्वामी केशवानंद, उनके द्वारा जो याचिका दायर की गई थी वो केरल सरकार के जो
जो मैंने स्टार्टिंग में भी बता दी थी, भू सुधार कानून के से राहत मांगने की उद्देश्य से की गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है 1970 के दशक में केरल के तत्कालीन सरकार द्वारा नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने के लिए भू सुधार कानून लाया गया। ये भू सुधार कानून ये था कि जिसके पास ज्यादा खेत है, जिन जमीनों के पास, जमींदारों के पास, मठों के पास में ज्यादा जमीन मौजूद है, उनको अधिग्रहण कर लिया जाएगा और एडनीर मठ है उनकी भी भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया था। राज्य सरकार को इसी वजह से चुनौती का सामना करना पड़ा और केरल के जो केशवानंदन भारती थे, इन्होंने क्या किया, केरल सरकार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी थी। अब यहाँ पर मूल संरचना की बात आती है, मैं आप लोगों को थोड़ा इसको भी डिस्कस करवा देता हूँ। तो संविधान की जो जो संरचना है उसका कॉन्सेप्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो 24 अप्रैल 1973 है इसके निर्णय से आया और इसमें ही डायरेक्टली इस दिन जो निर्णय आया उसमें संविधान की मूल संरचना का प्रावधान किया गया। अब ये क्या था, मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात मेंशन है कि अगर किसी एक मुद्दे पर दोबारा बहस हो रही है, दोबारा चर्चा हो रही है, तो अगली बार जब फैसला उस पर होगा तो उस पर पहले वाले से ज्यादा न्यायाधीश होने चाहिए। जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का जो केस था वो भी मौलिक अधिकारों से संबंधित था, संपत्ति से ही संबंधित था, तो उसमें 11 न्यायाधीश थे। तो अब ये जरूरी हो गया था कि इससे ज्यादा होगा, लेकिन 12 नंबर जो होता है अगर आप देखोगे तो ये इवन नंबर, और इवन नंबर में अगर हम फैसले देखेंगे, अगर 6 न्यायाधीश बैठ गए तो किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, इसीलिए हमेशा ऑड नंबर लेना है। और पहले 11 थे तो अब की बार कितने लिए गए थे, 13 लिए गए थे, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसीलिए जो है 13 न्यायाधीशों की ज्यूरी बनाई गई थी, खंडीय पीठ बनाई गई थी, या खंडीय पीठ बनाई गई थी। और यहाँ पर देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के 13 सदस्यीय खंडीय पीठ द्वारा इसमें बहुत ज्यादा विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के बाद में एक तरफ 7 न्यायाधीश और एक तरफ 6, यानी टोटल अगर ओवरऑल करें तो 13 न्यायाधीश जो थे उन सभी न्यायाधीशों ने निर्णय दिया और संविधान की जो मूल संरचना है उसमें परिवर्तन करने से रोका जाना चाहिए। उन्होंने ये बात कही। ओके, तो नाउ यहाँ पर हम देखते हैं आगे इस वीडियो को। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, क्योंकि एक कॉल आ गया इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस खंडीय पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान के कुछ ऐसे हिस्से हैं, यानी कुछ संविधान में ऐसे स्पेशल प्रोविजंस है जिनमें जो है निर्णय जो है जिनको क्लियर किया जाना चाहिए। संविधान की मूल संरचना में कई चीजें उस समय क्लियर की गई और उस समय के बाद भी कई चीजें क्लियर की गई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही कि अनुच्छेद 368 है वो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, परंतु संविधान का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है और उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर परिवर्तन या आधारभूत संरचना जो है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी कहा था कि संविधान की जो मूल संरचना है उसके अंदर कुछ खास प्रोविजन है, यानी जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हम। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बताई, इसके अंदर आप सभी को ध्यान रखना है संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो संविधान की जो मूल संरचना का सिद्धांत है इसकी उत्पत्ति असल में जर्मनी के संविधान में पाई गई। सबसे पहले कहाँ देखा गया, जर्मनी के संविधान में पाया गया, और जिसमें नाजी शासन के बाद में कुछ बुनियादी कानून की रक्षा के लिए उसे संशोधित किया गया था, यानी उसमें बदलाव चेंजेस किए गए थे। जर्मनी में नाजी शासन के पूर्व संविधान में 2/3 बहुमत के आधार पर ही कोई भी संशोधन किए जाने के प्रावधान था। आप सभी को ध्यान रखना है, हिटलर ने ऐसे कई सारे कानून बना दिए थे जिसकी वजह से वहां के संविधान में कुछ चेंजेस किए गए, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इन्हीं अनुभवों को सीखते हुए जर्मनी में एक नए संविधान की ओर विशिष्ट हिस्से बनाए गए, जिसमें अगर किसी को कोई परिवर्तन करना है, संसद हो या कोई भी हो, तो भाई उसको सीमित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ही इस चीज को डिसाइड करेगी कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत आता भी है या फिर नहीं आता। अगली बात, भारत में मूल संरचना का सिद्धांत जो है वो संसद द्वारा पारित सभी कानूनों के न्यायिक समीक्षा के आधार पर प्रस्तुत है। ध्यान रखना कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो डिसाइड कौन करता है, ध्यान रखना है आप सभी को, ये न्यायिक समीक्षा के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और हालांकि बुनियादी संरचना क्या है इस पर निरंतर विचार विमर्श हो रहा है, मैंने बताया कुछ चीजें उस टाइम भी क्लियर हो गई थी, लेकिन डायरेक्टली जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है उस चीज को क्लियर किया जा रहा है। अगर हम देखें संविधान की जो मूल संरचना है उसको परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु
अब ये कैसे क्लियर होगा कि संविधान की क्या मूल संरचना है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या करती है, कभी भी जो संसद कानून बनाती है तो उस चीज को ये डिसाइड करती है कि संविधान की मेन जो ये संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। मूल संरचना में क्या क्या है, जिसमें संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा आदि ये सब उस समय उन्होंने क्लियर किए थे। हालांकि अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में और भी चेंजेस कर दिए गए। ये अब इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है। इस निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं केशवानंदन भारती और बनाम केरल सरकार राज्य विवाद में जो एडनीर मठ था, मैंने आपको बताया इसके स्वामी केशवानंदन को केरल सरकार के कानूनों से तो राहत नहीं मिल सकी, यानी केरल सरकार के जो कानून से उनसे तो राहत नहीं मिल सकी, किंतु इसमें अगर हम देखें कि इस मामले में लोकतंत्र की जीत जरूर हुई, जिसमें डायरेक्टली बात क्लियर हो गई कि संविधान के हम ऐसे भागों के अंदर मनचाहे मनचले ढंग से परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हम उसके अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें संसद से परमिशन लेना होगा, या फिर ये संसद ही तय करेगी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत आता है, क्या बॉडी के अंतर्गत नहीं आता। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी और आप सभी को हमारी इस वीडियो से बहुत लाभ मिला होगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अस बाय दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप, एंड कुछ वेरियस लिंक भी मैंने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए, तो आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय